सप्रेम नमस्कार। मैं नीलम राजोए आप सभी का इस सेशन में स्वागत करती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 15 जनवरी से आयुपीडिया द्वारा तंत्र युक्ति पर व्याख्यानमाला आयोजित की जा रही है। आप सभी को तंत्र युक्ति के महत्व के बारे में बताने की आवश्यकता तो नहीं है। महाविद्यालयीन शिक्षा से लेकर प्रैक्टिस तक, लेक्चररशिप से लेकर पीएचडी परस्यू करने तक, जहाँ जहाँ संहिता का संबंध आता है वहाँ वहाँ तंत्र युक्ति काम तो आनी ही है। सच बताए तो तंत्र युक्ति समझना अर्थात संहिता का सार समझना। तंत्र युक्ति का ज्ञान मतलब संहिता रूपी अथांग सागर में छिपे हुए अनमोल मोती निकालना। तंत्र युक्ति समझ में आने के बाद संहिता की ओर देखने की दृष्टि ही बदल जाती है और संहिता से सीखने का तरीका भी। ऐसे तंत्र युक्ति का ज्ञान सभी वैद्यों को होना यह हमारा स्वप्न है। इस लेक्चर सीरीज में सभी 34 तंत्र युक्ति डिटेल में एक्सप्लेन की जाएगी। There will be total 45 plus hours which will guided by 14 renowned Vedas. हर रोज 1.5 से 2 घंटे तक लेक्चर होगा। हर एक लेक्चर के बाद क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा। आप सभी को सीरीज खत्म होने के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा। 1 साल की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। इस कोर्स की फीस 3099 है, मगर आप सभी यह लाइव लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, इसलिए आज का सेशन एंड होने के बाद जो भी पहले 20 रजिस्ट्रेशन आएंगे उन्हें फ्लैट 250 रुपीज ऑफ का कूपन दिया जाएगा। कूपन कोड होगा तंत्रयुक्ति 250। रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट लिंक आपको ग्रुप में शेयर की जाएगी, उससे आप सीरीज में एनरोल कर सकेंगे। तो अभी हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। आज आदरणीय वैद्य अभिजीत सराफ सर हमें मार्गदर्शन करेंगे। अभिजीत सराफ सर ने अपना बीएमएस सुमति भाई शाह आयुर्वेद महाविद्यालय हड़पसर पुणे यहाँ से किया है। उन्होंने संहिता सिद्धांत में अपनी एमडी कंप्लीट की है और संहिता में पीएचडी किया है और उन्हें गोल्ड मेडल भी प्राप्त है। अदर अचीवमेंट्स 164 Nirupan with Vedadharmadhikari sir all over India, delivered more than 100 online lectures, presented many papers, posters in various national and international events, founder and president of Agastya Foundation Nashik, co-secretary of Ananta Ayurved Pratishthan, founder of Atreya Publication who publishes various Ayurved literature, written number of books on various topics of Ayurveda. Awards: Best PhD Thesis Award in 2016, Dhanvantari Award in 2019, Dhan Acharya Award in 2019, Charak Award and many prestigious awards. Over to you, sir. You can present. Thank you very much. Shall I start? शुरू करूं व्याख्यान? Yes, sir. Okay. हो सर. नमस्कार. ब्रह्मदक्षाश्विदेवेश भरद्वाज पुनर्वसु हुताश वेशचरक प्रभृतिभ्यो नमो नमः. सहस्राक्षं गणाधीशं स्वं गुरुं च सरस्वतीं जनकं जनयित्रीं च शास्त्रादौ प्रणमाम्यहम्. आयुर्पीडिया की ओर से ये जो तंत्र युक्ति के ऊपर व्याख्यान माला हो रही है,
ये विषय लेकर व्याख्यानमाला करने का जो एक विचार जिनके मन में आया होगा, उनको मैं पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि तंत्र युक्ति ये गत कुछ वर्षों से, मतलब एक 50-60 साल से दुर्लक्षित है। इसके पहले वो दुर्लक्षित नहीं थी, क्योंकि जो अंतिम तंत्र युक्ति पे जो मतलब प्राचीन काल में जो ग्रंथ लिखे गए हैं, उसमें जो अंतिम ग्रंथ है वो 1923 में वैद्य हिरलेकर शास्त्री जी ने लिखा था ग्रंथ तंत्र युक्ति पे, जो हिंदी भाषा में है और वो मिलता है। उसके बाद में बीच में जैसे जैसे आधुनिक विज्ञान का अध्ययन शुरू हुआ और विशेषतः अंग्रेजों ने प्रथमतः बंगाल में उनका जो राज्य शासन था, वहां पे जो आयुर्वेदाचार्य या जिनको कविराज कहा जाता था, जिन्होंने परंपरागत पद्धति से, गुरुकुल पद्धति से आयुर्वेद का अध्ययन किया है, ऐसे वैद्यों को आधुनिक चिकित्सा शास्त्र सिखाने के लिए एक योजना बनाई, और जो कविराज थे, वैद्य थे, उनको आधुनिक चिकित्सा मतलब एमबीबीएस के कोर्स में फ्री एडमिशन देना शुरू कर दिया। उस पीछे का उद्देश्य था कि आयुर्वेद के गुरुकुल सारे बंद हो जाए, ये कविराज की परंपरा सारी बंद हो जाए, और सारे लोग आधुनिक चिकित्सा मतलब अंग्रेजों की जो चिकित्सा पद्धति है यूरोपियन, वहां पे सब लोग मुड़ जाए। और ये सफल हुआ, ये आज हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले जिन्होंने एडमिशन ली उस कोर्स में, वो थे गणनाथ सेन, कविराज गणनाथ सेन। और उन्होंने फिर आधुनिक शास्त्र और आयुर्वेद इसका तौलनिक दृष्टि से अध्ययन करना शुरू किया, और वहां से आयुर्वेद शास्त्र में विकृति आना शुरू हो गई। और फिर केवल मेडिसिन का अध्ययन मतलब आयुर्वेद, इस व्याधि में ये दवाई, हम नहीं हमेशा कहते हैं, हर व्याख्यान में कहते हैं कि श्वास कुठार, श्वास हुआ श्वास कुठार, अर्श हुआ अर्श कुठार, कास हुआ कास कुठार, कृमि हुए कृमि कुठार, वायु का व्याधि है वातक महावात विध्वंस या वात गजांकुश, ज्वर हुआ ज्वर गजांकुश, अतिसार हुआ अतिसार गजांकुश, कुष्ठ हुआ कुष्ठारी रस। ऐसे कल्पों का केवल विचार करना शुरू हो गया। मूल संहिताओं का अध्ययन की जो परंपरा थी, गुरुकुल परंपरा में से जो होता था, वो खंडित हो गए। गंगाधर शास्त्री जैसे, गंगाधर राय जैसे प्रकांड पंडित, जिन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में विद्यार्थियों की परंपरा निर्माण की 18th सेंचुरी में, जो बंगाल में थे, उनके शिष्य द्वारकानाथ सेन और हारांचल चक्रवर्ती, ये भी बहुत उच्च कोटि के वैद्य थे। और उन दोनों के शिष्य, द्वारकानाथ सेन के शिष्य योगेंद्रनाथ सेन और हारांचल चक्रवर्ती जी के शिष्य ज्योतिष चंद्र सरस्वती, ये दोनों के नाम मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये दो अंतिम चरक संहिता पर टीका लिखने वाले व्यक्ति हैं, और इन्होंने 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में टीका लिखी है। मतलब योगेंद्रनाथ सेन की जो दो टीकाएं मिलती है, एक चरक वार्तिक और एक चरकोपस्कार, ये दोनों टीकाएं 1923-1921 के आसपास लिखी गई है, या थोड़ा पहला होगा, पब्लिश उस समय पे हो गई, लिखी पहले 10-15 साल लगे होंगे। और ज्योतिष चंद्र सरस्वती जी की जो चरक प्रदीपिका टीका है, वो भी उसी समय में हुआ। मतलब तीन, जो गंगाधर राय के तीसरी पीढ़ी तक आयुर्वेद परंपरागत पद्धति से पढ़े जाते थे, लोग संहिता के ऊपर टीका तक लिख रहे थे, तब तक लिख रहे थे। लेकिन जैसे आधुनिक शास्त्र का अध्ययन के लिए परमिशन दी, और लॉर्ड मैकॉले के आगे जो एक आए थे, मुझे नाम याद नहीं है, उन्होंने एक ही दिन में, मतलब केवल एक नोटिस से बंगाल में 26,000 आयुर्वेद के गुरुकुल थे, आयुर्वेद के और अन्य शास्त्र के भी, वो सारे इलीगल कर दिए गए। और वो करने से सारे जो वैद्य जिनको डॉक्टर होना था, चिकित्सा शास्त्र करना था, अब गुरुकुल ही इलीगल हो गए हैं। गुरुकुल को बंगाल में टोल कहते थे, वो इलीगल कर दिए। उनको डिग्री जो परंपरागत पद्धति से आते थे, उनको कोई डिग्री नहीं है, तो डिग्री महत्व की हो गई, डिग्री प्राप्त करना महत्व का हो गया,
ज्ञान महत्व का नहीं हो गया। डिग्री है ना तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, ज्ञान का कुछ संबंध ही नहीं है, जो आज भी परिस्थिति है। डिग्री है पर ज्ञान नहीं है, ऐसा 70-80 साल में ये हो गया। और भारत को स्वतंत्र मिलने के बाद ये दुरुस्त होना चाहिए था, तो वो और विकृत हो गया। 1970 में जो सीसीएम का पहला पोर्शन निकला, वो पूरा का पूरा आधुनिक शास्त्र का कॉपी करने वाला निकला। नहीं तो स्वस्थ वृत्त, शारीर रचना, शारीर क्रिया, अगत तंत्र, ऐसे विषय आयुर्वेद में है ही नहीं। ये विषय कहाँ है आयुर्वेद में? आयुर्वेद इस पद्धति से पढ़ाया जाता नहीं था। मूल संहिता को लेकर चिकित्सा पढ़ाई जाती थी, वो बंद हो गया। और संहिता ये नॉन क्लिनिकल विषय है, इस पद्धति से पढ़ाया जाना शुरू हो गया 70 साल से आगे। और फिर उसमें नॉन क्लिनिकल है, ये किस लिए पढ़ने का, ये क्यों पढ़ने की? हम तो चिकित्सक हैं, हमें व्याधि बताइए और कल्प बताइए। और धीरे 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 एक एक पीढ़ी से, एक 5-5 10-10 साल में ये धीरे धीरे कम हो गया। फिर भी कुछ जगह पे जो परंपराएं पद्धति से चल रही थी, पुणे में थी, बंगाल में थी, उत्तर प्रदेश में थी, कुछ गुजरात में थी, जामनगर में थी, वहां जयपुर में थी। प्रियव्रत शर्मा जी जैसे व्यक्ति बीएचयू में थे, सीपी शुक्ला जैसे, ठाकर सर जैसे, ठक्कर सर जैसे, या प्राणजीवन मेहता जी जैसे लोग जामनगर में थे। पुणे, नासिक में, मुंबई में तो बहुत बड़ी वैद्यों की परंपरा थी, सातारा में थी। नीचे केरल में परंपरा केवल पंचकर्म शोधन, मतलब अब मसाज और इसकी थी, शास्त्र की परंपरा बंद हो गई थी। जहां जहां पे कम्युनिज्म बढ़ा, वहां वहां भारतीय शास्त्र की अध्ययन की परंपरा बंद हो गई। बंगाल, केरल, शास्त्र पढ़ते नहीं है वो, उनको पता, कर्म करते हैं, शास्त्र नहीं पता है। और इस प्रकार से तमिलनाडु में जो हमारे एल महादेवन जी है और उनकी गुरु भगिनी गिरिजा मैडम है, उनके जो गुरु थे वो संहिता पढ़ाते थे। केरल में केवल अभी जो एम प्रसाद वैद्य है, उनके जो गुरु थे, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है, वो संहिता पढ़ाते थे। ऐसे थोड़ा इधर उधर ऐसे कोई लोग होंगे, मुझे बाकी के लोग नाम नहीं, ज्यादा नहीं पता होंगे। मध्य प्रदेश के कुछ वैद्य थे, कश्मीर में कुछ थे, लेकिन वो धीरे धीरे खंडित हो गए। और फिर आधुनिक शास्त्र मन में रखते हुए और पढ़ना आयुर्वेद का, मतलब ये व्याधि में, डायबिटीज में ये दवाई, कैड में ये दवाई, सोरेसिस में ये दवाई, ऐसा अध्ययन आयुर्वेद का शुरू हो गया और संहिता का अध्ययन धीरे धीरे खत्म हो गया। ये क्यों मैं आपको पहले बता रहा हूं, क्योंकि तंत्र युक्ति का अध्ययन बंद कैसे हुआ ये हमें पता होना चाहिए सबसे पहले। नहीं तो तंत्र युक्ति पढ़ते थे, क्योंकि जितनी सारी टीकाएं मिलती है, उन्होंने तंत्र युक्तियों के आधार पर ही टीका लिखी है। जो अंतिम टीका लिखी गई है चरक पर, चरक प्रदीपिका, सरस्वती जी की टीका है, वो 20th सेंचुरी में लिखी गई है, मतलब 19 समथिंग, 1921 वगैरह आसपास उस लिखी गई है। इधर उधर 5-6-10 साल इधर उधर हो सकते हैं। तो उन्होंने भी टीका जो लिखी है, अंतिम टीका संस्कृत में लिखी गई, उसके बाद में टीका नहीं लिखी गई है, केवल भाषांतर हुए। तो टीका भी लिखी गई अंतिम, वो तंत्र युक्तियों के आधार पर ही लिखी गई है। वाग्भट की अंतिम टीका तो ये इनकी है, वो भी 19th सेंचुरी में केरलीय व्याख्या है। उसके बाद में ये जो अध्ययन पद्धति शुरू हो गई, सीसीआई में आ गया, और ये संहिता का परंपरागत पद्धति से अध्ययन बंद हो गया। और फिर तंत्र युक्ति, ये कुछ क्लिष्ट विषय है, ये केवल संहिता पढ़ने वाले लोगों को, मतलब जो बुक वर्म्स है, जिनको चिकित्सा करना नहीं आता है, ऐसे लोगों का अध्ययन का विषय है। या जो संहिता में एमडी कर रहे हैं, उनके अध्ययन का विषय, चिकित्सक का इस विषय से कोई संबंध ही नहीं है, ऐसा प्रचार हो गया। और धीरे धीरे उनकी अध्ययन की परंपरा ये बंद हो गई। लेकिन जैसे 21वीं शताब्दी शुरू हो गई, शायद काल ने फिर से करवट ली। और या जैसे हमारे गुरुवर्य धर्माधिकारी सर और गुरुवर्य दमनिया सर जो कहते हैं कि ये जो प्राचीन शक्तियां है, या जो ये ऋषि मुनि है, इनकी शक्तियां फिर से जागृत हो गई और ये फिर से इधर उधर जन्म लेने ले गए और लेने ले रहे हैं। और उनकी शक्ति के कारण
अध्ययन प्रक्रिया शुरू हो गई, क्योंकि इसके पीछे कुछ शक्ति है। 1 मिनट होल्ड करिए। सॉरी फॉर इंटरप्ट। तो इसके कारण क्या हुआ, अब अध्ययन प्रक्रिया शुरू हो गई है। और अध्ययन प्रक्रिया में पहले संहिता पढ़ना, मैं जब बीएमएस में था, मेरा 2005 में मेरा बीएमएस पूरा हुआ, तो संहिता में हम संहिता परमा मैडम जोशी मैडम के पास पढ़े हैं, हम तंत्र युक्तियों के साथ पढ़े हैं शुरुआत में। तो उस समय संहिता पढ़ने वाले को हमें हंसते थे लोग, हमें हमारे क्लासमेट हंसते थे। लेकिन आज परिस्थिति ऐसी है कि पूरे भारतवर्ष में लोग संहिता पढ़ रहे हैं, लोगों को संहिता का महत्व पता चला है। अब आप अभी जो एनसीएसएम है, इन्होंने संहिता को नॉन क्लिनिकल से क्लिनिकल विषय कर दिया गया है, और तो और संहिता में प्रैक्टिकल भी आ गए हैं। ये बहुत बड़ी चीज अभी हो गई है। और जो युवा पीढ़ी है, मैं जो देख रहा हूं, मैं बीएमएस में था, फिर मेरे कर्म फल के कारण धर्माधिकारी सर जैसे व्यक्ति मुझे मिले, रमेश नानल जैसे वैद्य मुझे, जिनके पास मुझे पढ़ने का, गाडगिल सर जैसे व्यक्ति के पास, जो प्रकांड पंडित है, ऐसे लोगों के पास पढ़ने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। तब की परिस्थिति और अभी की परिस्थिति में बहुत बहुत अंतर है, बहुत पॉजिटिव चेंजेस है। लोग संहिता पढ़ रहे जितना भी हो सके अपने लेवल पे हो ना, पढ़ रहे हैं, संहिता निरूपण को आ रहे हैं, संहिता का महत्व उनको युवा बच्चों को पता है, समझने की प्रक्रिया करते हैं। मुझे रोज 1 या 2 लोगों का मैसेज आता है कि सर टीका कैसे पढ़नी चाहिए। ये बहुत बड़ा बदलाव है। और शायद धर्माधिकारी सर का जो निरूपणों का जो उन्होंने प्रक्रिया 2007 से शुरू की, तो शुरुआत में आपको जान के अचरज होगा, मुझे मेरे एक मित्र ने बोला था, सीनियर थे, वो बोले ये संहिता निरूपण में क्यों समय गवा रहे हो, उससे बेहतर है प्रैक्टिस करो, एलोपैथिक प्रैक्टिस करो, पेशेंट आ जाओ, पैसे वैसे कमाओ, ये तो रिटायरमेंट के बाद के काम है। तो मैंने तो अनसुना कर दिया था। मतलब ऐसे हमें बता देते हैं, और आज ऐसा है कि हमें पूरे भारत में बुलाते हैं व्याख्यान देने के लिए। आप उसी के कारण आज हम यहाँ पे बैठे हैं। इसका अर्थ ये कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है, ये शक्तियां हमसे कार्य करवा रही है। आज ये आयुर्पीडिया में काम करने वाले जितने लोग हैं, मुझे पता नहीं किसके मन से ये विचार आया है, लेकिन उनमें मन में विचार कैसे आया कि तंत्र युक्ति पे हमें अध्ययन परंपरा या व्याख्यानमाला करनी चाहिए, क्यों आया? ये उनका कुछ नहीं है, ये किसी शक्ति ने उनको प्रेरणा दी है, ऐसा मैं मानता हूं। ये मैं इतना विस्तार से क्यों कह रहा हूं, जो सुनने वाले हैं उनको तंत्र युक्ति का महत्व तो हम आगे के 36 लेक्चर में हम तो लेने वाले हैं, लेकिन आज हमें केवल एक परिचय करना है। इसलिए ये इतिहास पता होना चाहिए, और काल ने कैसे करवट बदली है, और काल कहाँ जा रहा है। आज कई लोगों ने तंत्र युक्तियों पे ग्रंथ लिखे हैं, धर्माधिकारी सर का ग्रंथ है, मेरा ग्रंथ है, वैद्य गायत्री देशपांडे जी जो सोलापुर में संहिता की अध्यापक है, उनका एक सुंदर ग्रंथ उन्होंने अभी लिखा है। कई लोगों ने तंत्र युक्ति पर ग्रंथ लिखे। और मुझे एक सौभाग्य ऐसा मिला कि जब एनसीएसएम का सिलेबस कमेटी हुई, तो उसमें मैं था कमेटी में, दो मतलब जो फर्स्ट ईयर की है, और उसमें हमने स्टार्टिंग में मतलब प्रत्यक्ष संहिता अध्ययन करने से पहले संहिता पढ़नी कैसे चाहिए, ये पढ़ाना, ये जो मुद्दा है हमने डाला, और उसमें तंत्र युक्ति डाली है हमने पहले। और इसलिए अब सारे भारत में लोगों को पढ़ाना पड़ता है, इसलिए तो लोग तंत्र, इसके कारण भी तो तंत्र युक्ति पढ़ना शुरू कर दी है। और इसलिए तंत्र युक्ति ये महत्व की है। अब ये महत्व की क्यों है, क्या है, इतना ही आज के व्याख्यान में देखने वाले। हम प्रत्यक्ष तंत्र युक्तियों का अध्ययन आज नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो हमारा व्याख्यानमाला का विषय है। आज हमें तंत्र युक्ति क्या है, किस लिए पढ़नी है, ये सारे ग्रंथों के अंतिम भाग में ही क्यों लिखी गई है, इसके बाद में उसका प्रयोजन क्या है, इतना हम देखने वाले हैं। अब आपके सामने जो श्लोक आपको दिख रहा है, इज इट विजिबल? माय स्क्रीन इज विजिबल? यस सर। हाँ, तो ये अष्टांग हृदय का उत्तर तंत्र का अंतिम अध्याय, वाजीकरण जो अध्याय है, उसका 78 नंबर का श्लोक है। ये कह रहे हैं कि इति तंत्र गुणैः युक्तम तंत्र दोषैः विवर्जितम
चिकित्सा शास्त्रम अखिलम व्याप्य यत परितः स्थितम। मतलब अभी तक, मतलब सूत्रस्थान के 1 से या अंतिम अध्याय के 77 नंबर के श्लोक तक इन्होंने जो भी वर्णन किया है, ये अखिल चिकित्सा शास्त्र हमने वर्णन किया। वाग्भट कह रहे हैं ये शास्त्र जो हमने लिखा है, मतलब वाग्भट ने जो लिखा है वो कैसा है? तंत्र गुणों से युक्त है और तंत्र दोषों से वर्जित है। इस पूरे अष्टांग हृदय में आपको एक भी तंत्र दोष मिलेगा नहीं। और ये सारे जो इतने तंत्र गुण है, ये सारे आपको इस ग्रंथ में मिलेंगे। अब तंत्र गुण क्या है, ये टीका लिखते समय अरुण दत्त कह रहे हैं, तंत्रते इति धार्यते शरीरम अनेन इति तंत्रम। जिसके कारण शरीर का धारण होता है या शरीर जिसको धारण करते हैं वो तंत्र है। यहां तंत्र का अर्थ हमें शास्त्र लेना है। तस्य गुणः तंत्र गुणः, उस शास्त्र की जो गुण है उसको तंत्र गुण कहते हैं। यही ही तंत्रम अलंक्रियते, जिससे तंत्र अलंकृत होता है। मतलब शरीर ये शास्त्र है और शरीर अच्छा दिखने के लिए अलंकार धारण किए जाते हैं। अलंकार हम कब निकालते हैं? जब कोई शोक की अवस्था हो या किसी का पति मर गया हो, या मतलब जो या किसी की पत्नी मर गई हो, तो भी अलंकार निकाल देते हैं। तो अलंकार धारण कब करते हैं? शुभ काल में करते हैं। और अलंकार धारण करने से शरीर निखर जाता है। शरीर या जो व्यक्ति है वो एक 10-15 लोगों में या 100 लोगों में वो ज्यादा अच्छे से प्रकाशित होता है। वैसे ही जो तंत्र को अलंकृत करते हैं, ऐसे जो है उनको तंत्र गुण कहते हैं। और इनमें तंत्र युक्त्यादयाः, तंत्र युक्ति आदि ये तंत्र गुण है। तंत्र युक्ति आदि में कौन कौन है? तंत्र युक्ति, ताच्छिल्य, कल्पना, सप्तविध कल्पना, तंत्र गुण और व्याख्या और अर्थाश्रय, इन सबको मिलके तंत्र युक्त्यादयः तंत्र गुण कहते हैं। तो तंत्र युक्ति ये तंत्र गुणों में आते हैं, मतलब जो तंत्र को अलंकृत करते हैं। अब वो कौन सी है? संग्रह का व्याख्यान उन्होंने किया है कि अलंकृतम युक्ति पदे ही यद रत्न इव कांचनम। अगर सोने की अंगूठी है तो उसमें जो रत्न जड़ा जाता है तो वो अंगूठी और निखर आती है। वैसे ये शास्त्र तो सोना ही है, लेकिन तंत्र युक्ति के कारण ये रत्नवत है तंत्र युक्तियां, और इसके कारण ये अलंकृत हो चुकी है। और ऐसी ये तंत्र युक्तियों के नाम उन्होंने आगे दिए हैं। उसका फिर वर्णन अरुण दत्त जी ने यहाँ पे, अरुण दत्त का काल है 16वीं शताब्दी, 15-16वीं शताब्दी, और ये सारे तंत्र युक्तियों की व्याख्या यहाँ पे दी है इन्होंने। तंत्र युक्ति के बाद ये तो एक एक तंत्र युक्ति पे एक एक व्याख्यान या 2 तंत्र युक्ति को मिलकर एक व्याख्यान ऐसा होने वाला है। इसके बाद में कहते हैं व्याख्या अपि तंत्रस्य गुणः। व्याख्या जो है 15 व्याख्या है वो भी तंत्र गुण है। ताभी अपि अलंक्रियते तंत्रम, वो भी तंत्र को अलंकृत करती है। ताश्च पंचदश प्रकार, ये 15 प्रकार की है। और वो कौन सी इसके नाम दिए और फिर उसका एक एक का विस्तार किया, मतलब उद्देश्य बताया और फिर निर्देश उसको करे। दोनों तंत्रयुक्तियां हैं, पहले उद्देश्य बताया, अब निर्देश कर रहे हैं। अब इसके बाद व्याख्या होने के बाद बीच का खंडित है, यहाँ पे 15 में से 11 ही मिलते हैं, अनुलोम्य वगैरह का नाम नहीं मिलता है। अब आगे कहते हैं प्रधान कल्पना, मतलब कल्पना जो है ये बीच का खंडित है। देखो ये ना, इसके बाद डॉट डॉट है, वो मिलते नहीं है, मतलब मैन्युस्क्रिप्ट में वो पेज नहीं है, 2-3 पेज नहीं है। तो कल्पना ये भी सप्तविध कल्पना जो है वो भी तंत्र गुण है। फिर उसका निर्देश करके अब उसका उद्देश्य करके अब निर्देश कर रहे हैं। सप्तविध होने के बाद इति अयम, मतलब इयम सप्तविधा कल्पना विंशति आश्रया, ये जो 7 कल्पना है इनके 20 आश्रय होते हैं। और फिर ये 20 आश्रयों के नाम दिए, अब इनका वर्णन कर रहे हैं। इन 20 आश्रय जो है इनका वर्णन किया।
ये सारा अरुण दत्त जी का कार्य है, ये तर्क भाषा से इन्होंने लिया है। इसके बाद सप्तदश ताच्छिल्यादि, ये ताच्छिल्यादि 17 जो है उसका फिर उल्लेख करके फिर उनका उदाहरण के साथ विस्तार किया। इसका अध्ययन हमें करना ही पड़ता है, इसको ऑप्शन नहीं है। इन सब में से अब तक तंत्र गुण हो गए। इन सब में से हम हमारे अभी के व्याख्यानमाला में केवल जो 36 तंत्र युक्ति और 40 मतलब 4 भट्टर हरिश्चंद्र की 40 तंत्र युक्तियों का हम अध्ययन करने वाले हैं। व्याख्या, अर्थाश्रय वगैरह ये बाद में कभी करेंगे। इसके बाद में तंत्र दोष है, ये 15 प्रकार के तंत्र दोष और उनके विस्तार किया ना, उदाहरण के साथ विस्तार किया है। अब आगे कहते हैं इति, सामने जो आपको दिख रहा है, इति पूर्वोक्त ही तंत्र गुण ही तंत्र युक्त्याख्य ही युक्तम, मतलब ये शास्त्र जो है इस तंत्र गुण से युक्त है और तंत्र दोष ही, जो तंत्र दोष है इससे ये रहित है। कौन सा? ये चिकित्सा शास्त्र जो अष्टांग हृदय है, ये इसका तंत्र युक्तियों का अधिकरण है। अब इसके बाद अष्टांग हृदयकार कहते हैं कि इदम आगम सिद्धत्वात् प्रत्यक्ष फल दर्शनात् मंत्रवत संप्रयोक्तव्यम न मीमांसक कथंचन, मतलब वो कह रहे कि इदम मतलब अभी तक जो वर्णन किया ये आगम सिद्ध है। आगम सिद्ध मतलब परंपरागत पद्धति से रिसर्च करते 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 आया है, मतलब केवल इन्होंने इसको बताया उन्होंने इसको बताया ऐसा नहीं है। आगम मतलब हमारे पीछे जो जो लोग वैद्य हो गए, जिन जिन्होंने शास्त्र का अध्ययन किया, कार्य किया, मतलब भरद्वाज, इंद्र, ब्रह्मा से लेकर जो अंतिम सरस्वती या प्रियवत शर्मा या अभी तक के जो लोग हैं, इन सभी को हम आगम कहेंगे। इन्होंने भी प्रत्यक्ष करके लिखा है ना, किसी ने भी अपने मन की बात नहीं बताई है। सभी लोगों ने जो व्यावहारिक, उनको व्यवहार में जो मिला, कार्य करते हुए जो मिला वो लिखा है। इसलिए अगला शब्द है प्रत्यक्ष फल दर्शनात्, जो उनको प्रत्यक्ष दिखाई दिया, जो प्रत्यक्ष फल दर्शन है उसको लिखा है। और इसलिए ये मंत्रवत संप्रयुक्त है, क्योंकि ये वेल रिसर्च साइंस है, ये वेल स्टैटिस्टिक का उस समय के जो थे उनका उस तर्क भाषा का उपयोग करके वगैरह वगैरह ये सब प्रत्यक्ष करके लिखे गए हैं। इसलिए हमें हम जो बता रहे हैं ये मंत्रवत करो, ज्यादा मीमांसा करने की जरूरत नहीं है। मतलब रिसर्च करो आप, पर उसका संशय मत लो इसका ऊपर, ये बता रहे। अब इस ये जो बताया ये इन्होंने वाग्भट ने यहाँ पे बताया। अब सुश्रुत संहिता में अंतिम जो तंत्र युक्ति का अध्याय है, उत्तर तंत्र में तंत्र युक्ति का अध्याय ही बताया है, तंत्र युक्ति अध्याय। और इसमें ये बताते हैं, तंत्र युक्ति की व्याख्या डल्लर ने बताई है, त्रायते शरीरम अनेन इति तंत्रम शास्त्रम चिकित्सा च, जो शरीर को तारती है, शरीर को बचाती है, ऐसा जो है उसको तंत्र शास्त्र चिकित्सा कहते हैं। तस्य युक्त योजना तंत्र युक्त, उस शास्त्र को समझने की जो जो युक्तियां है उसको तंत्र युक्ति कहते हैं। और इस अधिकरण से ये अध्याय बताया गया है। अब ये तंत्र युक्ति दो प्रकार की होती है, डल्लन बता रहे, एक वाक्य योजना और अर्थ योजना। मतलब तंत्र की जो योजना है वो दो प्रकार की है। वाक्य योजना मतलब योग उद्देश्य निर्देशाद्या, मतलब योग उद्देश्य निर्देश आदि मतलब कुछ तंत्र युक्ति ये वाक्य योजना करने के लिए है और कुछ तंत्र युक्ति ये अर्थ योजना करने के लिए। मतलब वाक्य की योजना मतलब अन्वय लगाना, अन्वय लगाकर आगे चलना, इसको कहते हैं वाक्य योजना। और अर्थ योजना मतलब उसमें से गर्भितार्थ निकालना, ये अर्थ योजना है। फिर सुश्रुत ने 32 तंत्र युक्तियों का वर्णन किया उसके शास्त्र में, और फिर उसकी टीका भी है। अब आगे कहते हैं कि अत्र आसाम तंत्र युक्ति नाम किम प्रयोजनम, ये जो तंत्र युक्तियां है 32 का वर्णन किया है इनने, इसका प्रयोजन क्या है? वो प्रयोजन है वाक्य योजनम अर्थ योजनम। वाक्य योजन का व्याख्या टीका डल्लन ने की है, टीकाकार ने। वो कहते हैं, तृतीय पंक्ति पढ़िए, वाक्यस्य असंबद्धस्य योजनम संबंधनम वाक्य योजनम। मतलब जो असंबद्ध वाक्य लिखे गए हैं, मतलब क्रियापद कही है, कर्ता कही है, अलग अलग जगह पे अलग अलग लिखे हैं,
कुछ उदाहरण हम हमारे अध्याय में देखेंगे, योग तंत्र युक्ति जो लेंगे वो आपको बताएंगे। ऐसे जो असंबद्ध इधर उधर लिखे गए हैं उसकी एक योजना अन्वय करके फिर एक वाक्य बनाना, इसको कहते हैं वाक्य योजनम। ये करने के लिए तंत्रोक्ति की आवश्यकता है। मतलब हम संस्कृत में कैसा है, पहले मैं इंग्लिश का आपको बताता हूं। इंग्लिश में वाक्य अगर ऐसा होगा कि माय नेम इज अभिजीत, तो कर्ता कर्म क्रियापद। अगर इसकी जगह बदली तो इज माय नेम अभिजीत, तो प्रश्नार्थक हो गया। अभिजीत माय नेम इज, कुछ अर्थ नहीं है। मतलब शब्दों की जगह बदली तो अर्थ बदलता है या अनर्थक हो जाता है। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है। मम नाम अभिजिता, ये अगर वाक्य है तो इसको कैसे भी आप इधर उधर रखो, अभिजिता नाम मम, अभिजिता मम नाम, मम नाम अभिजिता, मम अभिजिता नाम, अभिजिता नाम मम, कैसे भी करिए अर्थ वही है। इसका कारण यह है कि संस्कृत के कारण ये विभक्ति और प्रत्ययों से बद्ध है। विभक्ति प्रत्यय से बद्ध होने के कारण ये कहीं पर भी आप जगह रखिए, इसका अर्थ बदलता नहीं। लेकिन एक चिकित्सा जैसा शास्त्र जब पद्य में लिखा जाता है तो पद्य की छंदों के, अलंकार के या संस्कृत के कारण जो उसकी लालित्य है उसके कारण वाक्य इधर उधर, वाक्य के शब्द ये इधर उधर लिखे जा सकते हैं। इसके कारण वो हमें एक जगह से लगाना पड़ता है। वो कैसे कि समझो दो पदों की विभक्तियां समान है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं, चरक का ही उदाहरण बताता हूं। चरक संहिता में गृहिणी चिकित्सा अध्याय में ये एक श्लोक है, बहुत महत्व का श्लोक है। इसको ना 5, 10, 15, 100 स्टार करके रखिए। गृहिणी चिकित्सा अध्याय का 15वां अध्याय, उसका 5 नंबर का श्लोक है। श्लोक ऐसा है, यद अन्नम देह धातु ओजो बल वर्णादि पोषकम तत्र अग्निर हेतुर आहारान नहीं अपक्वाद रसादया। अब ये वाक्य दिया है और इसका ये जो पद्य में है, अनुष्टुप छंद में है, तो इसको हमें वाक्य योजना करनी पड़ेगी तो ही इसका अर्थ समझेगा। अब इसके लिए हमें तंत्र युक्ति अप्लाई करनी पड़ेगी, योग तंत्र युक्ति। अब वो कैसे करेंगे, तो वो अन्वय ऐसा होगा, यत अन्नम देह धातु ओजो बल वर्ण आदि पोषकम तत्र अग्नि ही हेतु हो। ये सीधा वाक्य है। मतलब तत्र अग्नि हेतु अब क्रियापद क्या है, आसीत, ये कौंस में आएगा, ये लुप्त है, यहाँ पे लोप है। मतलब अर्थ क्या हुआ कि हम जो कहते हैं कि जो अन्न देह का पोषण करता है, जो अन्न धातु पोषण करता है, जो अन्न ओज का पोषण करता है, जो अन्न बल व बढ़ाता है, जो अन्न वर्ण देकर वर्ण का पोषण करता है, या देह धातु ओजो बल वर्ण आदि बाकी के भी विषय है, कांति है, मेधा है, ध्रुति है, स्मृति है, प्राण है, इन सबका पोषण करता है जो अन्न ऐसा करता है, वो वहां अन्न नहीं करता है, वहां तत्र अग्निर हेतु भवति। ये देह धातु ओजो बल वर्ण का पोषण करने के लिए अग्नि हेतु है, अन्न हेतु नहीं है। अगर अग्नि विकृत होगा तो कितना भी अच्छा अन्न हम सेवन करेंगे तो भी इन घटकों का पोषण नहीं होगा। इसलिए अग्नि महत्व का है। अब यहां तक एक वाक्य हो गया। अब आगे है, आहारात नहीं अपक्वाद रसादया। अब ये वाक्य उल्टा पुल्टा है, इसका अन्वय हमें करना पड़ेगा। ये क्या है, दो समान पदों की अगर विभक्ति समान है तो आगे वो एक दूसरे के विशेषण विशेष्य होते हैं। यहां आहारात ये पंचमी है और अपक्वाद ये भी पंचमी है। तो क्या हो गया, अपक्वाद आहारात रसादयः न भवन्ति, भवति क्रियापद फिर से
कंस में लोप है उसका। मतलब अगर अपक्व आहार होगा, अग्नि के कारण आहार का परिणमन अपक्व रहेगा, परिणमन ठीक से नहीं होगा, तो रसादी धातु ठीक से उत्पन्न नहीं होंगे। यहां तक समझ गया? अब हमें तंत्रोक्ति लगानी है इसको, मतलब हमने योग लगाकर वाक्य योजना कर दी। अब हमें जो केवल पंडितों के लिए उपयुक्त, पंडित ही समझ सकते हैं, ऐसे जो विषय होते हैं, इसको भी एक तंत्रोक्ति। कोई बताएगा कौन से तंत्रोक्ति है कि जो विषय केवल पंडित व्यक्ति मतलब बुद्धिमान व्यक्ति ही समझ सकता है? कोई बताएगा तंत्रोक्ति का नाम? ठीक है, आप अब हाँ बोलिए। दो तंत्र। सर निर्वचन ऐसा एक कमेंट आया है। नहीं, कमेंट मुझे दिखाई नहीं दे रही है। क्या कमेंट आई है? निर्वचन। क्या? निर्वचन। निर्वचन। ओके, आप पढ़िए, सभी लोग पढ़िए। दो प्रकार की तंत्र युक्तियां हैं। एक पंडित और सामान्य व्यक्ति, पंडित म्हणजे बुद्धिमान और सामान्य दोनों को समझने के लिए होने वाली तंत्र युक्ति एक है, और दूसरी होती है केवल पंडित बुद्धिगम्य, जो केवल बुद्धिमान व्यक्ति को ही समझ सकता है वो व्यक्ति, ऐसी जो होती है उसको भी तंत्र युक्ति कहते हैं। तो यहाँ पे एक ऐसा ही विषय है जो केवल बुद्धिमान व्यक्ति को ही उसका करना पड़ता है, वो हमें यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेगी। और दूसरी और एक तंत्र युक्ति है, यस, निर्वचन। जिन्होंने कहा, निर्वचन ही कहा था ना, निर्वचन की व्याख्या है पंडित बुद्धिगम्यो दृष्टांतः। जिन्होंने भी लिखा है व्याख्या, वो बहुत योग्य लिखा है। पंडित बुद्धिगम्यो दृष्टांतः निर्वचनम। लेकिन ये दृष्टांत है, निर्वचन। पंडित को समझने वाला जो दृष्टांत है उसको निर्वचन कहते हैं। निर्वचन का अर्थ दृष्टांत देना ऐसा है। दूसरी तंत्र युक्ति नाम बता दो, 1-2 मिनट। जो दोनों को समझती है, मतलब जो सर्वसामान्य बुद्धि को नहीं समझता है, ऐसा जो होता है उसको व्याख्यान कहा जाता है। व्याख्यान की टीका चक्रपाणी ने की है कि सर्व बुद्धि अविषयम व्याक्रियते, उसको व्याख्यान कहते हैं। और निर्वचन का अर्थ है ऐसा दृष्टांत देना जो बुद्धिमान व्यक्ति को समझेगा। दोनों में अंतर है। जो मैं बता रहा हूं वो व्याख्यान है, लेकिन ठीक है, आपने योग्य बताया, दोनों भी ठीक ठीक है। और तंत्रोक्ति यहाँ पे लगानी पड़ेगी, वो है ऊह्य, मतलब हमें ऊहन करना पड़ेगा। अब वो विषय क्या है? ये कह रहे हैं कि अपक्व आहार से, मतलब आहार का परिणमन ठीक से हुआ नहीं, तो रसादी धातु उत्पन्न होते नहीं है। अब रसादया हमें केवल धातु लेने हैं? नहीं, उपधातु भी लेने हैं, मतलब स्तन्य, आर्तव आदि सभी लेने हैं, रज भी लेना है। इसका अर्थ, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक से होता नहीं है, पीसीओडी है, या बीज उत्पन्न ठीक से नहीं हो रहा है, किसी भी पुरुष को या स्त्री को शुक्र बीज भी ठीक से नहीं हो रहा है, और मतलब पुरुष बीज भी ठीक से नहीं हो रहा है, और शोणित बीज भी ठीक से नहीं हो रहा है, उसमें भी हमें क्या देखना पड़ेगा कि क्या अग्नि मांद्य है और आहार अपक्व रहकर आम की उत्पत्ति होकर यह व्याधि उत्पन्न हुआ है। एक। दूसरा, जो हमारे शरीर में हॉर्मोन्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, जो अन्य शारीर भाव जो आधुनिक शास्त्र के कारण हमें समझे हैं, उनका अगर अपने आप क्षय हो रहा है शरीर में, तो उसका भी कारण यही होता है। अपक्वात आहारात रसादया शारीर भावा न भवन्ति। अगर कोई लड़का जब युवावस्था में पदार्पण करता है,
12 से 15 साल तक, तो जब उसके शरीर में टेस्टोस्टेरोन बढ़ने लगता है, तो क्या हम बाहर से देते हैं उसको टेस्टोस्टेरोन? क्या बच्चा 15 साल का हो गया लड़का, अब वो पुरुष होने वाला है, तो उसको टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन देने हैं मंथली एक बार? नहीं देते ना। वो तो अपने आप हो रहा है, व्यक्त हो रहा है वो। कोई लड़की अगर युवावस्था में आ रही है, 11 से लेकर 15 साल की लड़की है, तो क्या हम इसको एस्ट्रोजन देते हैं इंजेक्शन से या गोली से बाहर से? नहीं देते ना। तो अगर किसी पुरुष के शरीर में टेस्टोस्टेरोन ठीक से सीक्रेट नहीं हो रहा है, या किसी स्त्री के शरीर में एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन ठीक से सीक्रेट नहीं हो रहा है, तो इसका कारण क्या है? आधुनिक शास्त्र को कारण पता नहीं है, हमें पता है। तत्र अग्नि ही हेतु, अपक्वात आहारात रसादयः न भवन्ति। हमें देने नहीं पड़ती इंजेक्शन, अग्नि निर्माण करता है वो पचन करके। जो हम आहार लेते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल, उससे शरीर में जाने के बाद इस्ट्रोजेन प्रोजेस्टेरॉन टेस्टोस्टेरोन टीएसएच एफएसएच एलएच एसीटीएच निर्माण होते हैं। ये कहां से निर्माण होते हैं? आहार से तो निर्माण होते हैं। अगर किसी के टीएसएच T3 T4 ये उसका डिक्रीज हो रही है, लेवल कम आ रही है, हाइपोथायरॉयडिज्म में चला गया है, क्या कारण है? तत्र अग्नि ही हेतु, अग्नि विकृति ये हेतु है, और अपक्व आहार से ये हो रहा है। चिकित्सा हेतु ढूंढो, संतर्पण के आम प्रदोष के, वो बंद कर दो और आम प्रदोष की चिकित्सा कर दो, अग्नि की चिकित्सा कर दो, पेशेंट ठीक होता है, उसके सिक्रेशन बढ़ जाते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट नहीं हो रहा है, और फॉलिकल स्टिमुलेशन नहीं हो रहा है किसी स्त्री शरीर में। या अभी एक नया आया है, एएमएच का लेवल कम हो जाती है, सीरम एएमएच जो है वो लेवल कम होती है, और गर्भधारणा होती नहीं है। क्या कारण क्या है, और ट्रीटमेंट क्या करेंगे हम? पीसीओडी आज इतना ग्रॉस डिसीज हो गया है। मैं तो कहता हूं 100% स्त्रियों को आज पीसीओडी है, जो फर्टाइल एज में है। किसी भी स्त्री की सोनोग्राफी करके देखिए, 90% तो मिलेंगी। सिस्ट मिलेगा, हिमोरेजिक सिस्ट मिलेगा, फाइब्रॉइड मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा, स्वेलिंग होगी। क्यों हो रहा है ये? तत्र अग्नि ही हेतु, अग्नि की विकृति हो रही है। जो भी खा रहे हैं उससे देह धातु ओज बल वर्ण का पोषण नहीं हो रहा है। अपक्व आहार से रसादयाह में रसादि धातु, वातादि दोष, स्तन्य आर्तवादि उपधातु, पुरुष मूत्रादि मल, एसीटीएच एफएसएच आदि हार्मोन, B12 A D C E आदि विटामिन, सोडियम आदि मिनरल्स, और जो एंजाइम्स वगैरह है सारे आ जाएंगे। लसिका भी आ जाएगी, लालास्राव भी आ जाएगा, सभी आ जाएगा। इसको कहते हैं ऊहन। ये सूत्र कितना महत्व का है देखिए, और ये किसी महाविद्यालय में इस प्रकार से पढ़ाया जाता नहीं। अगर इस प्रकार से पढ़ाया जाएगा तो चरक और वाग्भट और सुश्रुत का हर एक वाक्य क्लिनिकल है, हर एक वाक्य। नॉन क्लिनिकल ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए वाक्य योजना करना मतलब जो असंगत असंबद्ध वाक्य है, इसको लगाना। एक और आपको संदर्भ चरक का ही बताता हूं, अभी मन में आया है। शारीर स्थान में सबको एक मन में कभी ना कभी प्रश्न आता है कि जब मृत्यु होती है तो आत्मा बाहर कैसे निकलता है, और जीवन जब जन्म होता है तो आत्मा शरीर में प्रवेश कैसे करती है। ये प्रश्न जैसे हमें पढ़ता है वैसे अग्निवेश को भी पढ़ा था, और उन्होंने अपने गुरु को पूछा है। शारीरिक सांख्य द्वितीय अध्याय में ये प्रश्न पूछा है, देखिए द्वितीय पंक्ति, देहात कथम देहम उपैति च अन्यम आत्मा। अब इसका ये वाक्य तो लिखा है, अब इसका वाक्य योजना कैसे करनी है? आत्मा देहात अन्यम देहम कथम उपैति,
उपैति ये क्रियापद है, आत्मा ये कर्ता है, इसलिए वो प्रथमा में है, और उसके समान क्रियापद किया है उपैति, वर्तमान का तृतीय पुरुष तीतः अंति, तृतीय पुरुष एक वचन। तो आत्मा देहात पंचमी विभक्ति है, अपादाने पंचमी, मतलब जहां से छूटना है उसकी पंचमी की जाती है। तो एक देह से अन्यम देहम, ये दोनों की विभक्ति एक है। च अन्यम, च निकाल दीजिए, अन्यम आत्मा, और देहम, अन्यम देहम कथम उपैति, एक देह से दूसरे देह में कैसे जाती है। यह प्रश्न पूछा है अग्निवेश ने, और उसका उत्तर इस सूत्र में दिया है। भूतैः चतुर्भिः सहिताः सुसूक्ष्मैः मनोजवो देहम उपैति देहात। वो कहते हैं आत्मा ये तो सर्वव्यापक है, वो कहीं जाती नहीं और कहीं आती नहीं, वो तो हर जगह पे है ही। तो फिर कौन जाता है और कौन आता है। तो ये वाक्य, अब इसकी वाक्योचना क्या करनी है, दो पदों की जिनकी विभक्ति समान है वो एक जगह पे रखने के। तो भूतैः तृतीय विभक्ति है, चतुर्भिः तृतीय विभक्ति बहुवचन है, भूतैः भी तृतीय विभक्ति बहुवचन है, और सुसूक्ष्मैः ये भी तृतीय विभक्ति बहुवचन है। तो सुसूक्ष्मैः चतुर्भिः भूतैः, ऐसा एक पहला वाक्य योजना कर दी कि अत्यंत सूक्ष्म ऐसे चार महाभूतों के परमाणु, क्योंकि आकाश भी विभु है, आकाश को परमाणु नहीं है। जब पदार्थ विज्ञान का अध्ययन अगर अच्छा हुआ होगा तो ये झट से समझ में आएगा कि जितने 9 द्रव्य है, पृथ्वी तेजो वायवाकाश कार दगात्म बनाउसी नवैव, तर्क संग्रह का सूत्र है। तो पृथ्वी आप तेज वायु और मन ये मूर्त है, इनको परमाणु है, और आकाश काल दिशा आत्मा ये चार द्रव्यों को परमाणु नहीं है, विभु है, इसलिए वो सर्वव्यापी है। इसलिए चार जिनको परमाणु है, ऐसे जो महाभूत है, उनके अत्यंत सूक्ष्म परमाणु वो मन के साथ मनोजव सहिताः देहत देहम उपैति, एक देह से निकलकर दूसरे देह में प्रवेश करते हैं। आत्मा नहीं जाता, आत्मा कहीं जाता नहीं, कहीं आता नहीं। नीचे चक्रपाणि ने लिखा है एतेन, देखो आकाशम इह द्वितीय पंक्ति, आकाशम इह अक्रियत्वेन देहांतर गमन कर्माणि नोक्तम मनसा जवते गच्छति इति मनोजवः। एतेन आत्मनः व्यापकस्य यद्यपि देहांतर गति नास्ति, नहीं आत्मा को देहांतर गति नहीं है, फिर भी अस्य मनोगति एवं भूत सहितः, मतलब वो जाते कोई और है लेकिन बताते हम और किसी को है। इसको कहते हैं गुणारोप। मतलब सूरज उग गया, सूरज डूब गया, सूरज ना उगता है ना सूरज डूबता है, वो तो एक जगह बैठा है, हम उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। वैसे ही आत्मा को देहांतर गति नहीं है, फिर भी मन की गति से भूत सहित मन जाता है, इसको हम आत्मा जाता है ऐसा कहते हैं। ये जीवात्मा की कल्पना ये है। अब ये समझने के लिए हमें वाक्य योजना और आगे उससे अर्थ योजना ये निकलनी पड़ी। एक अंतिम और आपको उदाहरण बता के फिर ये अर्थ योजना वाक्य योजना का विषय यहां हम पूरा करें। चरक का ही बताता हूं। मैं जब वाहवा लेता हूं चरक की, तो मेरा ये प्रश्न हमेशा, अगर कोई देखेगा कि कोई विद्यार्थी या विद्यार्थिनी अच्छा उत्तर दे रही है या अच्छा अध्ययन किया है, तो ये प्रश्न में अक्सर पूछता हूं, विशेषतः पीजी के व्याख्यान में मैं तो पूछता ही पूछता हूं। क्या हुआ, आयुर्वेदा अवतरण करते समय हमारे भरद्वाज मुनि जो थे वो इंद्र के पास चले गए, और जाने के बाद उन्होंने उससे सीखा। अब देखो सूत्र 22 और 23 पढ़िए। वो कह रहे कि व्याधयो ही समुत्पन्न, उसके ऊपर की लाइन पढ़ेंगे। प्रोवाच विनया धीमान ऋषिणाम वाक्यम उत्तमम, उन्होंने इंद्र को अभिनंदन किया, उसकी स्तुति की, और फिर उसको विनय से कुछ बताया। उत्तमम वाक्यम विनयात प्रोवाच, ये इसका वाक्य योजना है। क्या बताया कि हे इंद्र, सर्व प्राणी भयंकर व्याधया समुत्पन्न,
सभी प्राणियों को नष्ट करने वाले ऐसे व्याधि उत्पन्न हुए हैं। हे अमर प्रभो, तद शमोपायम यथावत में ब्रूही। मैं मतलब मुझे क्या बताओ इन व्याधियों का। में का अर्थ क्या है? हमें हमें इन व्याधियों का उपाय बताओ। तद ब्रूही में शमोपायम। फिर ये बताने के बाद तस्मय प्रोवाच भगवान आयुर्वेदम शतक्रतु। शतक्रतु मतलब इंद्र। इंद्र भगवान ने उनको आयुर्वेद का उपदेश किया। आयुर्वेदम प्रोवाच कैसा किया? इसका वाक्य है नीचे। मैं क्या कहता हूं, मैं बच्चों विद्यार्थी को बताता हूं कि इसका मुझे अन्वय लगा के बताओ और अर्थ बताओ, इस वाक्य का अर्थ बताओ। तो वो क्या बताते हैं पता है? पदई अल्प ही मतिम बुधवा विपुलाम परमर्शे। वो कहते हैं कि जो ऋषि थे भरद्वाज, उनकी मति अल्प थी। पदई ही अल्प ही मतिम बुधवा, ऐसा अन्वय लगाते हैं कि भरद्वाज की मति अल्प होने से उन्होंने थोड़ा थोड़ा बताया। ये अर्थ सरासर गलत है। वाक्य योजना में क्या करना है? जिन दो पदों की विभक्ति समान होती है वो एक दूसरे के विशेषण विशेष्य होते हैं। अब यहाँ पे पदई ही और अल्पई ही ये दो तृतीया विभक्ति के बहुवचन हैं, और मतिम और विपुलाम ये दोनों की विभक्ति समान है। तो अन्वय क्या हुआ? परमर्शये विपुलाम मतिम बुद्ध्वा पदई अल्पई प्रोवाच। पूरा वाक्य का अन्वय क्या होगा? तस्मई भगवान शतक क्रतु, वो करता है ना, भगवान शतक क्रतु प्रथम विभक्ति में, भगवान शतक क्रतु परमर्शये विपुलाम मतिम बुद्ध्वा पदई अल्पई आयुर्वेदम प्रोवाच। शतक्रतु भगवान ने भरद्वाज ऋषि के विपुल बुद्धि को जानकर उनको अल्प अल्प पदों में थोड़ा सा ही बताया, क्योंकि वो समझने के लिए पर्याप्त है। संक्षेप में बताया, विस्तार आगे उन्होंने किया। अल्प ही पदई ही, क्योंकि इंद्र को समय ही नहीं है इतना 1,00,000 श्लोकों की संहिता पढ़ाने के लिए। उन्होंने एक सार बताया उनको केवल, क्योंकि उनकी बुद्धि विपुल थी। इसको कहते हैं वाक्य योजना और अर्थ योजना। ये दो तंत्र युक्तियों के प्रयोजन हैं। अब आगे कहते हैं, सुश्रुत का सूत्र है, असद वाक्यादि प्रयुक्तानाम वाक्यानाम प्रतिषेधनम स्ववाक्य सिद्धि अपि च कृत तंत्र युक्तियां। मतलब अगर चर्चा कर रहे हैं किसी से, तो सामने वाला जो बोल रहा है उसके झूठे वाक्य या गलत जो बोल रहा है उसका प्रतिषेध करने के लिए आपको तंत्र युक्ति मदद करती है। और स्ववाक्य सिद्धि मतलब आप जो बोलने वाले हो उसको सिद्धि देने के लिए भी तंत्र युक्ति का उपयोग होता है। तंत्र युक्ति ये केवल आयुर्वेद में उपयोगी नहीं है, ये आपको आपके व्यावहारिक जीवन में भी उपयोगी है। जैसे हम कहते हैं, अरे तेरे घर के सामने से तेरे घर के, हम मराठी में कहते हैं तुझ्या घरावरून गेलो आम्ही, मतलब घरावरून नहीं गेलो ना, घरासमोरून गेलो। या हम कहते चलो चलो चप्पल पहन लो, बाहर जाना है, चप्पल नहीं पहनते हम, चप्पल में पैर पहन डालते हैं। मतलब ये तंत्रोक्ति हर जगह लगानी पड़ती है। ऐसे हर तंत्रोक्ति के व्यावहारिक उदाहरण हम दे सकते हैं। जैसे मैं कहूंगा कि अभी ये जो व्याख्यान चल रहा है, यहाँ पे कुछ वैद्य बैठे हैं, यह आधा ही वाक्य हो गया। मतलब वाक्य शेष नाम की तंत्रोक्ति हमें लगानी पड़ेगी और वाक्य पूरा करना पड़ेगा। कुछ वैद्य बैठे हैं, वैसे कुछ विद्यार्थी भी बैठे हैं। मैं कहूंगा कि कुछ स्त्रियां यहाँ पे बैठी हैं, इसका आधा वाक्य क्या है? कुछ पुरुष भी बैठे हैं। तंत्र युक्ति ये आपको व्यावहारिक जीवन में भी महत्व की है। और जैसे आयुर्वेद ने हर संहिता में तंत्र युक्ति बताई है, वैसे कौटिल्य अर्थशास्त्र, वात्सायन का कामसूत्र, संगीत रत्नाकर, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, इन सभी ने आपके क्या नाम है उनका, वराह मिहिर की बृहद संहिता, इन सभी ने तंत्र युक्तियों का ऐसा ही वर्णन किया है। नाम भी यही है, लेकिन उदाहरण उस शास्त्र के दिए हैं। आगे सुश्रुत बताते हैं, व्यक्ता न उक्तास्तु ये अर्था
लीना ये अपि अनिर्मला लेशोक्ता ये च केचित् स्युः तेषां चापि प्रसादनम। जो व्यक्त है ऐसे जो है लेकिन अनिर्मल है, न उगता जो बताया ही नहीं है ऐसे जो विषय है, और लीना मतलब छुपे हुए हैं, मतलब जैसे अभी हमने देखा कि रसादयः अपक्वाद आहारात न भवन्ति का विस्तार कितना हो सकता है, ये लीन अर्थ है। और लेशोक्त मतलब बताया है पर थोड़ा सा ही बताया है, विस्तार करने की आवश्यकता है, ऐसे जो विषय है इनका प्रसाधन मतलब उसको अच्छा करने के लिए हमें तंत्रोक्ति मदद करती है। अब ये जो सूत्र है ऐसा ही सूत्र चरक में भी है, पहले ये पढ़ लेते हैं कि यथा अंबुज वनस्य अर्कः प्रदीपो वेश्मनो यथा प्रबोधस्य प्रकाशार्थम तथा तंत्रस्य युक्तया। जैसा अंबुज, अंबुज मतलब कमल, कमल का बन है तो नीचे पानी होता है ना, तो ये समझ में नहीं आता कि नीचे पानी है या नहीं, तो क्योंकि पूरा बन है, पत्ते पूरे फैले हैं जैसे वो दुर्योधन का हुआ था कि वो पानी में गिर गया था, उसको समझा ही नहीं कि नीचे पानी है। वैसे किसी व्यक्ति को अगर समझा नहीं कि नीचे पानी है, कब पता चलेगा? जब सूरज उग जाएगा तो उसके किरणों से नीचे का पानी झलक उठेगा, पत्तों के नीचे का। इसको कहते हैं प्रबोधन, ये एक अर्थ है। दूसरा, जब तक सूरज उगता नहीं है तब तक कमल के फूल मुरझाए रहते हैं, जैसे सूरज उगेगा वो कमल के फूल प्रबोधित हो जाएंगे, खिल जाएंगे। वैसे ही तंत्र युक्ति का उपयोग करने से ग्रंथ में जो अर्थ है, विषय है, उनका प्रबोधन हो जाता है। दूसरा उपमा दी है, प्रदीपो वेश्मनो यथा। जैसे कोई घर है, वेश्म मतलब घर, उसमें अगर हम दिया लेकर जाएंगे तो अंदर का हमें दिखाई देना पड़ता है, प्रकाशन हो जाता है। उसी प्रकार से ये जो शास्त्र है इसको हम तंत्रोक्ति रूपी दिया लेकर जाएंगे तो अंदर के जो गर्भितार्थ है उसका प्रकाशन हो जाएगा। इसलिए दो तंत्रोक्ति का ये महत्व है। अब चरक क्या कहते हैं वो देखकर हम आज का ये जो हमारा विषय चल रहा है उसको हम कंक्लूड कर देंगे। चरक में सिद्धि स्थान में एक बात बतानी रहेगी मेरी कि सारी तंत्रोक्तियां ग्रंथों के सबसे अंतिम भाग में क्यों लिखी है, वो भी बताए, वो भी चर्चा करेंगे, वो बता के फिर रुक जाएंगे। अब यहाँ पे चरक ऐसा कहते हैं 12वें अध्याय में, क्या कह रहे, एकस्मिन अपि यस्य इह शास्त्रे लब्धास्पदामति स शास्त्रम अन्यत अपि आशु युक्ति ज्ञत्वात् प्रबुद्धते। कि जो व्यक्ति तंत्र युक्ति को भली भांति समझता है वो एक शास्त्र तो समझेगा ही। एकस्मिन अपि यस्य इह शास्त्रे, तंत्र युक्ति का अध्ययन करके आपको एक शास्त्र में लब्धास्पदामति अच्छा ज्ञान हो गया, तो उस तंत्रोक्ति के कारण स उस व्यक्ति को अन्यत शास्त्रम अपि आशु प्रबुद्धते, बाकी के शास्त्र भी झट से समझ में आते हैं, क्योंकि उसका तंत्रोक्ति का अध्ययन हो चुका है, वो शास्त्र झट से समझेगा, कोई भी शास्त्र हो। और शास्त्र का अर्थ यहाँ पे कोई भी साइंस, मॉडर्न हो, आधुनिक हो और प्राचीन हो, सब समझ सकते हैं। आगे का सूत्र और महत्व का है, अधियानोपि शास्त्राणि तंत्र युक्त्या विनाभिषक नादि गच्छति शास्त्रार्थान अर्थान भाग्यक्षय यथा। जैसे जिसका भाग्यक्षय हुआ है उसका अर्थ मतलब पैसे का क्षय हो जाता है, भाग्यक्षय से संपत्ति का नाश हो जाता है। वैसे ही जो वैद्य तंत्र युक्तिया बिना, तंत्र युक्तियों को छोड़कर, उसको भूलकर, उसके बगैर शास्त्राणी अधियानो, शास्त्र का अध्ययन करता है पर वो शास्त्रार्थान न अधिगच्छति, शास्त्र का जो मूल अर्थ है, तंत्रकार क्या कहना चाहते हैं, तंत्रकर्तृ का अभिप्राय क्या है और शास्त्र का जो गर्भितार्थ है उस तक वो पहुंचते नहीं है, उनको शास्त्र नाम मात्र ही समझ में आता है। इसलिए हमें ये तंत्र का अध्ययन करना पड़ता है। ये सूत्र सुश्रुत का जैसा था वही है, यथा अंबुज वनस्य अर्कः प्रदीपो वेश्मनो यथा प्रबोधन प्रकाशार्था तथा तंत्रस्य युक्तया। और यहाँ पे चरक ने ये तंत्र युक्तियों का नाम और चक्रपाणि ने सारा विस्तार किया है और ये तंत्र युक्ति बताई है। अब हमें जो अंतिम मुद्दा है इस व्याख्यान का वो है कि सारी तंत्र युक्तियां
ये सारे ग्रंथों के अंतिम भाग में क्यों है? केवल भट्टर हरिश्चंद्र जी ने टीका के प्रारंभ में तंत्रोक्ति बताई है, तो बाकी के लोगों ने अंतिम भाग में क्यों लिखी है? इसका अर्थ ऐसा है कि ये अपेक्षित है कि जब आयुर्वेद समझने के लिए आएंगे कोई भी उस काल का व्यक्ति, आप चरक के काल में जाकर हम विचार करेंगे कि चरक ऋषि के या अग्निवेश ऋषि के काल में जब कोई भी व्यक्ति ये संहिता पढ़ने के लिए, संहिता पढ़कर ही पढ़ाया जाता था। उस समय तो शारीर रचना, शारीरिक क्रिया, स्वस्थ वृत्त, अगत तंत्र, द्रव्य गुण ऐसे विषय तो नहीं होते थे। जो पढ़ते थे वो संहिता से ही पढ़ते थे। तो जब संहिता पढ़ने के लिए आएंगे उसके पहले संस्कृत का अध्ययन, व्याकरण का अध्ययन, साहित्य का अध्ययन, गद्य पद्यों का अध्ययन, तर्क भाषा का अध्ययन, दर्शन शास्त्र का अध्ययन, तंत्र युक्तियों का अध्ययन, वेदांतों का अध्ययन, उपनिषदों का अध्ययन, वेदांग जो 6 है, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त आदि, इनका अध्ययन करके फिर वो आयुर्वेद पढ़ने के लिए आते थे। अग्निवेश ऋषि जी का परिचय महाभारत के आदि पर्व में है। हमारे कौरव पांडवों के जो गुरु थे द्रोणाचार्य, इन द्रोणाचार्य के गुरु कौन थे पता है? हमारे अग्निवेश ऋषि थे। और हमारे अग्निवेश ऋषि जी ने द्रोणाचार्य को धनुर्वेद पढ़ाया था। और खुद अग्निवेश जी ने अगस्त्य मुनि से धनुर्वेद सीखा था और अत्रेय जी से आयुर्वेद सीखा था। और वो 400 साल अध्ययन कर रहे थे। हर 100 साल के बाद कोटि प्रावेशिक रसायन करके 100 साल की आयु प्राप्त करना और अध्ययन करना, ऐसा 400 साल तक दोनों शास्त्रों का या बाकी के भी सभी शास्त्रों का अध्ययन कर किया होगा और फिर संहिता लिखी थी। और इनका आश्रम था, ये हरिद्वार के पास था, अग्निवेश ऋषि का आश्रम। तो ये उसका वर्णन है। वर्ण में बताया है कि आयुर्वेद और धनुर्वेद पढ़ने से पहले उन्होंने उसको आवश्यक सभी विषयों का प्रथमतः अध्ययन किया। और इसलिए आज जिस प्रकार से हम आते हैं कि आधुनिक शास्त्र पढ़ के आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऐसा नहीं था। संस्कृत का अध्ययन अच्छा होता था, तर्क भाषा, वेदांगों का अध्ययन होता था, भाषा का अध्ययन होता था, तर्क भाषा थी, तंत्र, ये पढ़कर फिर संहिता पढ़ते थे। अब पूरी संहिता पढ़ ली, अब अंतिम भाग में ये फिर से बता रहे हैं कि आपने संहिता तो पढ़ी है लेकिन तंत्र युक्तियों को भूलकर पढ़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए उसका फिर से उल्लेख किया है। अंतिम भाग में फिर से उल्लेख किया कि सारा तो पढ़ा पर तंत्र युक्तियों को भूल के पढ़ोगे ना तो शास्त्र के अर्थ तक आप पहुंच नहीं पाओगे। और विस्तार अर्थ ये टीकाकारों ने किया है, लेकिन मूल संहिता में तो केवल नामोल्लेख है। सुश्रुत ने केवल उसके उदाहरण आदि बताए, चरक में नहीं बताए। और एक तो मजाक ऐसा है कि वो कहते हैं कि हम उत्तरे प्रवक्ष्यामः। यहाँ पे देखो सूत्र क्या कह रहे हैं। ये जो तंत्रयुक्ति वगैरह है, तस्मात् देखो जो कौंस में है, तस्मात् एता प्रवक्षन्ते विस्तरेण उत्तरे, शायद चरक को उत्तर तंत्र होगा जो आज हमारे पास नहीं है। उत्तरे मतलब तंत्रोक्ति का जो विस्तार है, तत्वज्ञानार्थम अस्यैव तंत्रस्य गुणदोषतः, ये हम यह संहिता खत्म हो रही है। सिद्धि स्थान का 12वां अध्याय का अंतिम श्लोक है और कह रहे हैं कि उत्तरे, आगे बताएंगे, शायद चरक को उत्तर तंत्र होगा और उसमें तंत्रोक्तियों का विस्तार से वर्णन किया होगा जो आज हमारे पास नहीं है। शायद किसी अगली पीढ़ी को वो मिल जाएगा, पता नहीं। जब तक नहीं है तब तक जितना हमारे पास है उससे हमें अध्ययन करना पड़ेगा, विस्तार करना पड़ेगा। और इसलिए हमने यहाँ पे ये जो तंत्र युक्ति का जो व्याख्यानमाला होने वाली है उसका हमने यहाँ पे विचार किया। और मेरे आवाज आ रही है? और कुछ प्रश्न होंगे तो आप कभी भी पूछ सकते हो या फिर हम अगले व्याख्यानमाला में प्रश्न पूछ सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक परिचयात्मक व्याख्यान था। इसके आगे जो तंत्रयुक्ति की व्याख्यानमाला होगी 15 तारीख से, तो उसमें हम विस्तार से एक एक तंत्रयुक्ति का 100 उदाहरण अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
ओवर टू यू। हाँ बताइए, क्वेश्चन है किसी को? सुमित नाम से मैसेज आया, बताइए सुमित जी, क्या प्रश्न है? हेलो। आप बोलिए। नमस्ते सर। हाँ सर नमस्ते, एक बोलिए। क्वेश्चन है, अष्टांग हृदय सूत्र एक में दिया है कि जो 8 अंग बताए उसमें दमस्ट्रा आया है, तो वो हाँ, अगत तंत्र के इक्वल है या कुछ डिफरेंस है उसमें? नहीं इक्वल है, लेकिन आज जैसे अलग सब्जेक्ट की तरह पढ़ाए जाते हैं, उस प्रकार से सब्जेक्ट वाइज पढ़ा जाता नहीं था ना। ये सर। आज हम सब्जेक्ट वाइज में उसको मॉडर्न ही पढ़ते हैं सारा। आयुर्वेद का अगत तंत्र क्या पढ़ते हैं? कौन सुश्रुत का कल्पस्थान पढ़ता है आज? हम तो कोई जो ये क्या नाम है उनके, जो ग्रंथ टेक्स्ट बुक लिखे गए हैं अगत तंत्र के, वही पढ़ते हैं ना। एक अष्टांगों का अंग ऐसा अगत तंत्र का अध्ययन कौन करता है आज? ओके सर। केवल केरल में जो अष्टवैद्य परंपरा है, उनमें जो विश्व वैद्य है वही पढ़ते हैं, और वो भी उनके परंपरागत जो है वो पढ़ते हैं। मूल संहिता का अध्ययन कौन करता है, भगवान जाने। या जो ग्रंथकारों को अपेक्षित है कि एक अंग अष्टांगों का, जैसे अंग, जैसे काय चिकित्सा का चरक ग्रंथ है, शल्य का सुश्रुत है, वैसे अष्टांग दंष्ट्रा का अगत तंत्र का संहिता बताइए आपको, आपको पता है? नो सर, आई एम यूजी स्कॉलर, तो नहीं नहीं दैट्स नहीं, व्हाई। मतलब मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि ये लुप्त हो गई या नष्ट कर दी गई। घोरी ने, मोहम्मद घोरी ने नालंदा का विद्यापीठ जलाया, तो वो 3 महीने लाइब्रेरी जल रही थी। क्या क्या नष्ट हुआ होगा सोच सकते हैं? इतना दुख होता है, रोना आता है केवल सोच के। कितना ज्ञान हमने नष्ट करके दिया, कष्ट नष्ट करके रखा है। संहिता हो गई उस काल। अगर वो अष्टांग है, निमित तंत्र शालाक्य का था, आज किसके पास निमित तंत्र है? नहीं है। क्षार पाणी तंत्र किसके पास है? जतुकर्ण संहिता किसके पास है? भेल संहिता भी खंडित है, काश्यप खंडित है। हारित किसी के, जो हारित नाम से आती है वो हारित नहीं है, वो वैदिक सर्वस्व है। मूल हरित संहिता नहीं है। औपनिधव, औरभ्र, पौष्कलावत, ये सुश्रुत के सहाध्यायी थे, इन्होंने भी संहिता लिखी थी। जतुकर्ण, भेल, हरित, क्षारपाणी, पराशर, ये अग्निवेश के सहाध्यायी थे, उनकी भी संहिता थी, वो कहाँ गई? ये नष्ट हो गई। क्यों नष्ट हो गई? कई कारण है इसके। इसका अर्थ अष्टांग, अब रसायन, रसायन नाम का अष्टांग है, उसकी संहिता होगी कुछ अलग, या कुछ पद्धति होगी पढ़ने पढ़ने की। और वाग्भट तो अष्टांगों का अध्ययन करवाता है आपको, क्योंकि कालतः उसको भी नहीं मिले होंगे शायद वो संहिताएं, तो उसको लिखना पड़ा। युगानुरूप विभागे न करिष्यते, ऐसा कह रहे हैं पर प्रथम अध्याय में। इसलिए सब्जेक्ट वाइज पढ़ना, आज का जो अध्ययन है ना सब्जेक्ट वाइज, ये आयुर्वेद को विकृत ही कर रहा है। और दिमाग में मॉडर्न, और पढ़े रहे आयुर्वेद। ब्लड मतलब रक्त, फैट मतलब मांस, मेद, मसल मतलब मांस, सीमेन मतलब शुक्र, ऐसा पढ़ेंगे तो क्या आयुर्वेद समझेगा? कुछ नहीं समझेगा। फिर अस्थि से मज्जा उत्पन्न होती है, तो मॉडर्न से कोरेट करके विचार करने का प्रयत्न करेंगे, तो हाथ में बाबा जी का ठुल्लू ही आने वाला है। और फिर आयुर्वेद में तो कुछ भी लिखा है ऐसा पता चलता है। तो मॉडर्न साइंस बुरा है ऐसा हमारा मानना नहीं है, वो अलग शास्त्र है, उसको अपने जगह पे रखो। आयुर्वेद के अपनी जगह पे रखो। आयुर्वेद पढ़ना है तो आयुर्वेद की दृष्टि से, आयुर्वेद की परिभाषा से आयुर्वेद पढ़ना है बस। उसको अन्य शास्त्र, अगर संगीत शास्त्र, भारतीय शास्त्रीय संगीत अध्ययन कर रहे हैं और सिद्धांत लगा रहे हैं पॉप म्यूजिक के, कैसे समझेगा भारतीय शास्त्रीय संगीत? नहीं समझेगा। दोनों संगीत शास्त्र ही है, फिर भी नहीं समझेगा। उसी प्रकार से एलोपैथी और आयुर्वेद दोनों शरीर शास्त्र होते हुए भी नहीं समझेगा। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।
हाँ, एक प्रश्न आया है कि अष्टांग वुड हैव बीन टॉट सेपरेटली इन दोस डेज। यस, सेपरेटली पढ़ते, जिसको जिसमें इंटरेस्ट है वो पढ़ते थे। सुश्रुत संहिता में संदर्भ है पहले अध्याय में कि वो बताते हैं कि सुश्रुत को हम प्रदान करके शल्य शास्त्र के प्रश्न पूछेंगे। और धन्वंतरि ने पूछा है कि आपको कौन सा अंग का पठन करना है, सूत्र देख लीजिए पहले अध्याय में। अब देखो प्रश्न आया है कि पुरुष पुरुष में आर्तव होता है तो किस भाव को आर्तव समझना चाहिए। आर्तव आर्तव ही होता है, उसको मॉडर्न से कोरेट करने की क्या जरूरत है। पुरुष में भी आर्तव होगा, इसी कारण ब्रेस्ट भी है ना, स्तन्य भी है पुरुष में, तो ब्रेस्ट क्यों है पुरुष में। हाँ, ज्योतिष का अर्थ प्रश्न है कि प्लेस टेल अबाउट ज्योतिष एज वेदांग रिक्वायर्ड। ज्योतिष का अर्थ पत्रिका देखकर मुझे कितने बच्चे होंगे, मेरी कितनी शादियां होंगी, मैं कितने साल में मुझे मर्सिडीज मेरे घर में आएगी, मैं कितने साल में मरने वाला हूं, इसको ज्योतिष कहते नहीं है। ये ज्योतिष का विकृत भाग फल ज्योतिष है जो देखना नहीं है। ज्योतिष का अर्थ 5 चीजें हैं, पंचांग है, तिथि, करण, नक्षत्र, राशि और वार, कुछ ऐसा कुछ तो अब एक है। तिथि, करण, नक्षत्र, राशि और योग, 5 है, इसको पंचांग कहते हैं। ये सारा खगोल शास्त्र का अध्ययन है और इस खगोल शास्त्र का हमारे ऊपर प्रभाव होता है क्योंकि ऋतुचर्या उसी के ऊपर से बताई गई है। कौन से काल में किस प्रकार का औषध देना है, वय की काल की कौन सी अवस्था है, काल अकाल मृत्यु की कल्पना है, ये कहां से आई, ये ज्योतिष शास्त्र से तो आई है। ज्योतिष शास्त्र का अर्थ पत्रिका देखना, हस्तरेखा देखना, मुख देखना, ये नहीं है। होरोस्कोप वगैरह ज्योतिष नहीं है, वो तो फल ज्योतिष, और वो भी डिपेंड ऑन कौन देख रहा है उसके ऊपर है। आज तो सारी विकृति है, कोई असली ज्योतिष नहीं है, क्योंकि जो असली ज्योतिषी होता है वो पैसा नहीं लेता उससे, वो शापित विद्या है। इसे ज्योतिष का अर्थ ये भविष्य नहीं है, ज्योतिष का अर्थ ज्योतिष शास्त्र है। हाउ टू लर्न प्रॉपर संस्कृत, 8, 9, 10 स्टैंडर्ड के संस्कृत के जो व्याकरण का जो भाग है उतना पढ़िए, बहुत है हमारे लिए। अब बाकी के प्रश्न तो कुछ भी आ रहे हैं, मतलब ये अध्ययन का विषय नहीं आज का, 10 धमनी से क्या समझना है वगैरह, ये अभी का तो बहुत विस्तार का है। क्रैनियल नर्व्स के बारे में विचार करके देखिए, 10 धमनी। जिनको बाकी के प्रश्न है वो मुझे बाद में मुझे पूछिए, बाद में पर्सनल मुझे पूछिए, मैं मेरे अल्पमति से उत्तर देने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके इस अमूल्य आपने आज समय निकाला है हमारे लिए, और एक नई आपने एक नया आयाम हमारे लिए खोला है, तो इसलिए आपका और आपके गुरुजनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नीलम मैम प्लीज टेक ओवर। जैसे कि हमने लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको हमारी नई लेक्चर सीरीज के बारे में बताया था, तो इस लेक्चर सीरीज के कुछ फीचर्स ऐसे हैं। कल्पना कीजिए कि आपके सहायक के लिए चरक नाम का ही विमान आए तो, जो आपको एक नए आयाम में अर्थात नए डायमेंशन में ले जाए, जहां आप संहिता को एकदम नए प्रकार से देख सकेंगे, संहिता का एकदम नया स्वरूप आप देख सकेंगे। यदि ऐसा हुआ तो बस सभी गुरुवर्यों के शब्द, उनका व्याख्यान ही हमारे लिए एक चरक विमान है, और यही विमान हमें तंत्र युक्ति द्वारा लेकर जाएगा। आज से 100 में से सिर्फ 10% स्टूडेंट्स ही ऑथेंटिक वे से संहिता पढ़ते हैं।
आप सभी के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट है। जो भी पहले 20 रजिस्ट्रेशन आएंगे उनके लिए एक कूपन है जिसका कोड है तंत्र युक्ति 250। इस कूपन को अप्लाई करने से आपको जो हमारी 3099 रुपीज की फी है उसमें ₹250 ऑफ मिलेंगे। इस लेक्चर सीरीज के कुछ फीचर्स। each chan- each each Charkokta Tantra Yukti will be explained in detail. 45 plus hours of Guru Sanidhya, online learning opportunity, learn from 14 Vaidya Gurus. All recordings are available for 1 year. Certification available. 40 Tantra Yukti covered. Extra lectures and sessions to understand fully. आपके कुछ क्वेरीज होंगे तो आप हमें इस स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। Thank you so much.